नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 28 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है प्लास्टिक कचरे से निपटने की योजना में खामियां। तो इसमें जो प्लास्टिक कचरे से निपटने की जो योजना है उसमें क्या खामियां हैं, इनकी चर्चा की जाएगी। ईपीआर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, यह संविधान में कहाँ निहित है और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके क्या तत्व हैं और यह किन किन बातों पर प्रतिबंधित करता है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद टॉपिक होगा आधार वोटर आईडी लिंक को क्यों रोका जाना चाहिए। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क किया जाएगा। और अगला टॉपिक होगा एक प्रगतिशील कदम। तो नागालैंड में AFSPA है, आफ्स्पा एक्ट है, उसके लिए विचार किया जा रहा है, उसके लिए समिति का गठन किया जा रहा है। तो क्या आफ्स्पा रुक जाएगा? आर्म फोर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट क्या नागालैंड से हट जाएगा? क्या नागालैंड शांत क्षेत्र घोषित होगा? यदि हटाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा नागालैंड पर और नागालैंड के लोग क्यों मांग कर रहे हैं इसको हटाने की? तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट सभी के लिए खुला, यानी सरकार ने दे दिया है कि अब वहां पर निवेश भारत का कोई भी सदस्य जम्मू कश्मीर में निवेश कर सकता है। और अंतिम में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इसमें उत्तर संरचना की हम बात करेंगे। 2 प्रश्नों को देंगे जिसे आप लिखकर अभ्यास जरूर करें। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं और यह पेज नंबर 7 पे आया हुआ है। तो यह संपादकीय पृष्ठ पर है, द गैप्स इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। तो यहां पर संदर्भ यही है कि प्लास्टिक कचरे से निपटान की योजना में जो खामियां हैं तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो बात महत्वपूर्ण है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इसे ईपीआर कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है और इसके साथ साथ ईपीआर लागू करने में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। और अभी अक्टूबर में ही पर्यावरण मंत्रालय ने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, जिसे ईपीआर कहा जाता है, पर मसौदा नियमों को प्रकाशित किया, जो इस साल के अंत तक लागू होने के लिए निर्धारित है। तो इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, जिसे ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, एक विचार है जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उत्पाद के उपयोग अवधि में उन उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों का उत्तरदायित्व उत्पाद के निर्माता और आयातक पर होता है। यानी किस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो निर्माता यानी उत्पादक होता है और आयातक। तो यह विचार जो है ई अपशिष्ट नियम 2011, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 आदि में शामिल किया गया है। इसमें जो मेन महत्वपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको 3 दायित्व हैं, जिसमें आर्थिक, भौतिक और सूचनात्मक। तो आर्थिक के अंतर्गत उत्पादों के संग्रह यानी उसको कलेक्ट करना, उसका रिसाइकलिंग एवं अंतिम निपटान पर व्यय का भुगतान करना। और भौतिक में है कि उत्पादों का प्रबंधन एवं उनके दुष्प्रभाव। और सूचनात्मक में है विनिर्मित उत्पादों की पर्यावरणीय विशेषताओं पर सूचना का प्रसार किया जाना। तो ये 3 जो है दायित्व अपरिहार्य हैं किसके अंतर्गत? ईपीआर के अंतर्गत। तो ईपीआर को उत्पाद के निर्माता या पार्टी जो उत्पाद को समुदाय में पेश करती है को अपने जीवन चक्र की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एक एफएमसीजी कंपनी को न केवल चिप्स के एक पैकेज को बनाने, पैक करने और वितरित करने की लागत का हिसाब देना चाहिए, बल्कि पैकेट के संग्रह और पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग के लिए खर्च करना चाहिए। तो भारत में जैसे कचरा बीनने वालों से बना एक मजबूत अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उत्पादकों ने इन लागतों को बाहर कर दिया है। तो कचरा बीनने वालों या ईपीआर के तहत उनके निगमन के लिए रूपरेखा तंत्र का उल्लेख करने में विफल होने से दिशा निर्देश प्रतिगामी
खामी है। तो एक प्रभावी ईपीआर ढांचा को मौजूदा मशीनरी के साथ मिलकर प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और दोहराव को कम करना चाहिए और गैर अनुपालन के लिए दंड सहित निगरानी तंत्र के साथ सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करना चाहिए। तो दिशा निर्देश 3 क्षेत्रों में कम पड़ रहे हैं, वो हैं लोग, प्लास्टिक और प्रसंस्करण। तो इसमें थोड़ा सा ईपीआर में जो यह मसौदा जारी किया गया था अभी अक्टूबर में, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें मसौदे का जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कचरे का प्रबंधन उत्पादकों, ब्रांड मालिकों, आयातकों को करना होगा जो पूरे भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरा पैदा करते हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2021-22 में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के उत्पादकों को मीट्रिक टन में Q1 कचरे का 35% प्रबंधन करना आवश्यक है। इसी तरह से ईपीआर का लक्ष्य है कि 2022-23 में यह बढ़कर 70% हो जाएगा, जबकि 23-24 के बाद यह 100% होगा। इसी तरह के ईपीआर लक्ष्य आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए लागू होंगे। लेकिन इसमें जो खामियां हैं, इसमें कुछ चुनौतियां हैं। इसमें जो चुनौतियां हैं, सभी उत्पादकों की पहचान करना, यानी भारत में एक अवैध बाजार की उपस्थिति और उत्पादकों के सत्यापन हेतु एक विशिष्ट तंत्र के अभाव के कारण उन सभी उत्पादकों की पहचान करना बहुत ही कठिन हो जाता है जो अपने उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यह पहली चुनौती। दूसरी है उत्पादकों द्वारा उत्तरदायित्वों की आउटसोर्सिंग, यानी प्लास्टिक उत्पादक, आयातक, ब्रांड के स्वामी अपने ईपीआर लक्ष्यों को उत्पादक दायित्व संगठनों को आउटसोर्स करते हैं। तो यानी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सामान्यतः किसी उत्पाद को भौतिक रूप से पुनः संग्रहित नहीं कर सकते, इसके बजाय प्रक्रिया को आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान करते हैं। तो इसके अतिरिक्त प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात व्यक्तिगत कूड़ा बीनने वालों और प्रमुख संग्राहकों से अपशिष्ट को खरीदकर अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से दावों का सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव भी है, यानी ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत अपशिष्ट संग्रह लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी विनिर्माताओं के दावों को सत्यापित करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा। तो अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा अपशिष्ट प्रबंधन नियम मुख्य रूप से रिसाइकिल के अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, परंतु पुनर्चक्रण में अधिकांश भूमिका अनौपचारिक क्षेत्र की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अनौपचारिक रूप से पुनर्चक्रणकर्ताओं का औपचारीकरण करने के प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है। और आर्थिक व्यवहार्यता और भौतिक संभाव्यता, यह कैसे चुनौती है? तो यह उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के यह लघु स्तरीय परिचालन पहलुओं के संदर्भ में प्रत्येक उत्पादक के लिए ई अपशिष्ट रिसाइकिल जो यूनिट होती है अथवा जो संग्रहण केंद्र होते हैं उसको स्थापित करना आर्थिक रूप से व्यवहार और भौतिक रूप से संभाव्य नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ईपीआर के अनुपालन से संबंधित चुनौतियां हैं, खामियां हैं। अब यहाँ पर दिया है प्लास्टिक पैकेजिंग की 3 श्रेणियां। तो कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग, इसमें जो है ऐसे प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं जिनका निपटान करने पर वे आसानी से नष्ट नहीं हो पाते। कई बड़े व भारी सामान जैसे लॉन चेयर, बाल्टी, टॉडलर, खिलौने आदि यह इसके अंतर्गत आते हैं। एकल परत या बहुपरत की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, इसमें क्या होता है कि सिंगल लेयर या मल्टी लेयर प्लास्टिक सीट से बने कवर, कैरी बैग, कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग सहित प्लास्टिक पाउच या पाउच की पैकेजिंग शामिल होता है। और बहुपरत यानी इसको बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग कहेंगे। तो इसमें वे प्लास्टिक शामिल होते हैं जिनमें प्लास्टिक की कम से कम एक परत होती है और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की भी कम से कम उसमें एक परत होती ही है।
तो यह जो है प्लास्टिक पैकेजिंग की 3 श्रेणियां हैं और इसे अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनः प्रयोज्य और प्रभावी ढंग से संभाला जाता है। तकनीकी रूप से पुनः प्रयोज्य लेकिन पुनर्चक्रण के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं, तकनीकी रूप से पुनर्चक्रण के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह से पीईटी और एचडीपीआई जैसे कठोर प्लास्टिक को प्रभावी ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। तो ईपीआर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक को उत्पादक की कीमत पर प्रभावी ढंग से पुनर्नवीकरण किया जाता है। यानी सरकार पर्याप्त भौतिक स्थानों, बुनियादी ढांचों आदि में अंतराल को पाट कर अनौपचारिक रिसाइकलिंग श्रृंखला का समर्थन और मजबूत कर सकती है। तो इस तरह से बहुस्तरीय और बहुमटेरियल प्लास्टिक प्रचुर मात्रा में प्लास्टिक कचरे का निर्माण करते हैं और यह कम वजन और बड़े होते हैं, जिससे इन्हें संभालना और परिवहन करना महंगा हो जाता है। चूंकि वे मुख्य रूप से खाद्य पैकेजिंग में उपयोग किए जाते हैं, वे अक्सर कृंतकों को आकर्षित करते हैं, जिससे भंडारण समस्या ग्रस्त हो जाता है। यहां तक कि अगर इस प्लास्टिक को चुना जाता है तो रिसाइकलिंग तकनीक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह एक विषम सामग्री है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों ने इन प्लास्टिकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अनिवार्य कर दिया है। तो इस तरह से प्रसंस्करण के लिए सभी प्रसंस्करण की रिसाइकलिंग नहीं है। अपशिष्ट से ऊर्जा, सह प्रसंस्करण और भस्मीकरण जैसी प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हानिकारक डाइऑक्सिन और फ्यूरान को छोड़ने के लिए सिद्ध हुई हैं, जिनकी जलवायु और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो रासायनिक पुनर्चक्रण और पायरोलिसिस जैसी प्रौद्योगिकियां पूंजी गहन हैं, कम रिटर्न देती हैं और बार बार टूटने और तकनीकी समस्याओं में चल रही हैं, और वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य प्रदूषक भी छोड़ती हैं। तो स्वच्छ आईटीसी लिमिटेड परियोजना ने अपनी स्थापना के बाद से 1000 मीट्रिक टन से अधिक बहुस्तरित और कम मूल्य वाले लचीले प्लास्टिक का उपयोग किया है। तो अंत में यही है कि सरकार को मसौदा दिशा निर्देशों के लिए परामर्श प्रक्रिया को फिर से करना चाहिए और अनौपचारिक श्रमिकों को इसमें शामिल करना चाहिए। दिशा निर्देशों के दायरे में आने वाले प्लास्टिक के दायरे में उन प्लास्टिकों को बाहर करने के लिए बदलाव किया जा सकता है जो पहले से ही कुशलतापूर्वक पुनर्नवीकरण किए गए हैं, और अन्य प्लास्टिक और बहुसामग्री आइटम शामिल हैं, और न केवल उनके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर बल्कि निम्न गुणवत्ता और बहुस्तरित प्लास्टिक के निरंतर उत्पादन के प्रभाव के आधार पर जीवन के अंत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। तो समझ में आई बात। यह महत्वपूर्ण ईपीआर का अर्थ क्या है, इसका विचार क्या है, इसमें क्या चुनौतियां हैं और मसौदा क्या है जो अभी अक्टूबर में हुआ, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण, इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट, यह पेज नंबर 15 पर। इसको जीएस के सेकंड पेपर पॉलिटी में हम लोग कर सकते हैं। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण है? संवैधानिक और कानूनी परिभाषाओं के साथ साथ मुक्त भाषण के प्रतिबंधों को यहां पर हम लोग समझेंगे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान में कहां डाला गया है। तो संविधान सभा ने संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 13 पर व्यापक विचार विमर्श किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रस्तावित प्रतिबंधों का इस आधार पर विरोध किया गया कि यह अमेरिकी संविधान में नहीं देखे गए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अमेरिका में बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी, जैसा कि कई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करते हुए देखा जा सकता है। तो इस तरह से सार्वजनिक व्यवस्था शब्द को बाद में एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसे अब प्रथम संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से अभद्र भाषा पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि आयोग से इस मुद्दे की जांच करने का अनुरोध किया, और विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि आईपीसी में नए प्रावधान जैसे धारा 153(3) यानी घृणा को बढ़ावा देना एंड 505A
कुछ मामलों में भय, अलार्म या हिंसा भड़काना की जरूरत है ताकि इस मुद्दे को हल किया जा सके। तो इस तरह से संविधान सभा ने संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 13 पर विचार विमर्श किया, जो बाद में अधिनियमित संविधान में अनुच्छेद 19 बन गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसे परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो मुख्य तत्व हैं वह क्या हैं? तो यह पूरी तरह से भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखेंगे, न कि अन्य देशों की व्यक्तियों यानी विदेशी नागरिकों के लिए। तो इस तरह से, और दूसरा बिंदु है इसके तहत बोलने की स्वतंत्रता में किसी भी तरह के मुद्दे के बारे में अपने विचार और राय को व्यक्त कर सकते हैं, और इस तरह से किसी भी तरह से माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे मुंह के शब्दों से, लिखकर, छपाई द्वारा, चित्रांकन के माध्यम से या किसी फिल्म के माध्यम से भी किया जा सकता है। और यह अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि यह भारत सरकार को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा या विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अदालतों की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, यहां तक कि सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे महत्वपूर्ण है, तो यहां पर यही पॉइंट दिया गया है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा मुद्दों की स्वतंत्र चर्चा के द्वार खोलती है। तो भाषण की स्वतंत्रता पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर जनमत के बनाने और प्रदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह अपने दायरे के भीतर विचारों के प्रसार, आदान प्रदान से संबंधित स्वतंत्रता, सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करना, जो बाद में कुछ मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण के साथ साथ किसी की राय बनाने में मदद करता है। जब तक अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम तक सीमित है, तब तक राष्ट्रीय ध्वज का उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग एक मौलिक अधिकार होगा। तो राज्य द्वारा कुछ उचित प्रतिबंधों तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, और इस तरह के प्रतिबंधों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 के तरह परिभाषित किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण, जैसे राज्य की सुरक्षा से संबंधित यानी राज्य की सुरक्षा से जुड़े वर्गों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी राज्य की सुरक्षा शब्द को सार्वजनिक व्यवस्था शब्द से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह समान है, लेकिन उनकी तीव्रता के मामले कई और भिन्न है। इसलिए राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक अव्यवस्था के गंभीर रूपों को बताती है। इसका एक उदाहरण विद्रोह हो सकता है, जैसे कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, भले ही वह राज्य के एक हिस्से के खिलाफ हो, आदि। इसी अब जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह मामला देश में हो रहे टेलीफोन टैपिंग के लगातार मामलों के खिलाफ PUCL द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के मामलों में यह प्रतिबंध के लिए यह आधार 1951 के संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, यानी राज्य को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध लगाने का अधिकार है, यदि यह अन्य राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो। और तीसरा है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। तो प्रतिबंध के लिए यह आधार संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। यह रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति को पूरा करने के लिए किया गया था। और उसके बाद क्या है, मानहानि, शालीनता और नैतिकता। तो मानहानि में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड 2 किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयान देने से रोकता है जिससे समाज की नजर में दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसी तरह से किसी अपराध के लिए उकसाना, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, यह सब जो है इसके अंतर्गत
आता है। तो इस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बताए गए सार्वजनिक व्यवस्था के हित में और उचित प्रतिबंध शब्दों का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि इस धारा के तहत प्रदान किए गए अधिकार पूर्ण नहीं है और उन्हें अन्य लोगों की सुरक्षा, राष्ट्र की और सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से किसी की राय व्यक्त करना भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों में से एक है और आधुनिक संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लेखन के संदर्भ में या ऑडियो विजुअल के माध्यम से या संचार के किसी अन्य तरीके के माध्यम से विचार उन लोगों का प्रसार भी शामिल है और इस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार भी शामिल है। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए समुचित कार्य के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत आवश्यक है। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे आया हुआ है, इसको पॉलिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं। व्हाई द आधार वोटर आईडी लिंक मस्ट बी स्टॉप, यानी आधार वोटर आईडी लिंक को क्यों रोका जाना चाहिए। मतदाता डाटाबेस के निर्माण के लिए आधार के उपयोग के परिणाम स्वरूप बहिष्करण हुआ है और इससे मतदाता की रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी। तो चुनाव कानून विधेयक 2021 जो लोकसभा में शीतकालीन सत्र में जल्दबाजी में पारित किया गया था और जो जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन की सुविधा प्रदान करता है, तो ऑनलाइन आधारित रिमोट ई वोटिंग को लागू करने की दिशा में एक कदम है, जिसके लिए उपयोग आधार की प्राथमिक पहचान होगी। तो इस विधेयक क्या है, इसमें थोड़ा सा पहले विधेयक के बारे में जान लेते हैं। तो इस विधेयक के तहत चुनाव कानून बिल 2021 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में चुनाव सुधार लाने के लिए कुछ संशोधन प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें कुल 4 बदलाव की बात की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन करने जाता है तो अब निर्वाचन अधिकारी व्यक्ति से उसकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए उसका आधार कार्ड मांग सकता है। अगर नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो भी अधिकारी आधार नंबर मांग सकता है ताकि व्यक्ति की एंट्री सत्यापित की जा सके। और दूसरा संशोधन मतदान केंद्रों के परिसर को लेकर है। अब इन परिसर का इस्तेमाल मतगणना, मतदान मशीनों, मतदान संबंधी सामग्री को रखने, सुरक्षा बलों और कर्मियों के आवास के रूप में किया जा सकेगा। और तीसरा संशोधन है मतदाता सूची में नामांकन के लिए योग्यता तारीख को लेकर बदलाव किया गया है। और चौथा है जनरल न्यूट्रल शब्द को लेकर किया गया बदलाव, यानी संशोधन में वाइफ यानी पत्नी की जगह स्पाउस शब्द का इस्तेमाल होगा। यानी इन 4 संशोधनों में सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वह हो रहा है यही कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रावधान सबसे अहम है। इसमें विरोध का कारण यह हो रहा है कि यह बिल लोगों के निजता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इसमें मास डिसफ्रेंचाइजमेंट यानी बड़े स्तर पर वोटरों का नाम लिस्ट से गायब हो सकता है, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। और इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि आधार किसी के आवास का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। तो इस तरह से हमारे देश में केवल नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अगर इससे किसी वोटर कार्ड के लिए आधार मांगेंगे तो किसी गैर नागरिक को भी मतदान देने का अधिकार देने का खतरा पैदा हो सकता है। तो इस तरह से यह सब आपत्ति की जा रही है। और संशोधन के पीछे जो सरकार जो तर्क दे रही है, तो ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आधार फैसले के अनुरूप है। नए संशोधन में विभिन्न चुनावी सुधारों को शामिल किया गया है जिन पर लंबे समय से चर्चा की जाती रही है। तो इस विधेयक में एक प्रावधान है जिसके तहत वोटर लिस्ट में नए आवेदक से पहचान के लिए आधार नंबर मांगा जा सकता है, लेकिन यह वॉलेंट्री है। अगर व्यक्ति आधार देना नहीं चाहता तो दूसरे पहचान पत्र वह दे सकता है। तो मतदाता सूची के साथ आधार को लिंक करने से चुनावी
चुनावी डेटाबेस की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और इससे डाटा का डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। कई बार एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगहों की वोटर लिस्ट में होता है। तो सरकार का यही कहना है कि यह बिल अचानक नहीं लाया गया है, बल्कि इस पर अतीत में विपक्षी पार्टियां चर्चा कर चुकी हैं और बड़े स्तर पर वोटरों के नाम डिलीट होने का डर है। सरकार भले ही यह कह रही है कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है और इससे भविष्य में वोटर डेटाबेस बेहतर होगा, लेकिन जानकार इस पर सरकार से अलग राय रखते हैं। तो इस तरह से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के प्रमुख का यही कहना है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन की परेशानी है, यह सही है, लेकिन इस बिल को अचानक से लाना और इसे जल्दी जल्दी दोनों सदनों से पास करना परेशानी और बढ़ा सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, वह है मास डिफ्रेंचाइजमेंट का, यानी बड़े स्तर पर आम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला दिया था, तभी वोटर आईडी और आधार की लिंकिंग को अनिवार्य नहीं बताया गया था, क्योंकि सरकार ने तो साल 2015 से ही लिंक करना शुरू कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोका गया। तो इस तरह से यूआईडीआई खुद मान चुका है कि आधार के डेटाबेस में भारी कमियां हैं। इसी तरह से साल 2018 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के चुनाव में यहां पहले से ही वोटर आईडी को आधार से लिंक किए जाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन जब चुनाव हुए तो दोनों राज्यों में लगभग 50 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब रहा, यानी 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब रहा और वो लोग वोट नहीं दे पाए। तो उसी साल तेलंगाना के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि इस लिंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, हो सकता है कि वोटरों के नाम उसी वजह से गायब हो गए। तो इस तरह से इस विधेयक का यही कारण है कि इस तरह से विरोध किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ए प्रोग्रेसिव स्टेप, पेज नंबर 6 पे आया हुआ है। इसको जीएस के पॉलिटी यानी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर सिक्योरिटी के अंतर्गत भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा एक प्रगतिशील कदम, नागालैंड से एएफएसपीए को वापस लेने की जांच के लिए एक पैनल का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। तो यह नागालैंड में गोलाबारी से लगभग 15 लोगों की मौत के बाद बढ़े तनाव को घटाने के मकसद से केंद्र ने दशकों से नागालैंड में लागू विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, इसे आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, को हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला 23 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसमें क्रमशः नागालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग भी बैठक में शामिल हुए। तो यह एफएसपा है क्या, एएफएसपीए है क्या? तो यह अशांत इलाकों में, अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यानी ऐसे इलाकों में जहां सुरक्षा बल के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने और कई मामलों में बल का प्रयोग भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले 4 दिसंबर की घटना हुई, इसमें 14 से अधिक लोग मारे गए थे। तो पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए 11 सितंबर 1958 से इस कानून को लागू किया गया है, यानी किसी को भी गोली मारने का भी आदेश रहता है। इसी तरह से 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में एफएसपा लागू कर दिया गया। अब यह आसान क्षेत्र कौन होंगे, इसका निर्णय केंद्र सरकार ही तय करती है और यह केवल अशांत क्षेत्र में ही लागू होता है। एएफएसपीए क्या, इसको लागू करने से क्या अधिकार मिलते हैं? तो सुरक्षा बल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के, यानी उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, उसे गिरफ्तार कर सकता है और कानून का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की भी अनुमति दी जा सकती है। और अगर सुरक्षा बलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो उसे तबाह किया जा सकता है और जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और अभी किन किन जगहों पर लागू है एएफएसपीए? तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सहित
कई हिस्सों में इसे लागू किया गया था। हालांकि बाद में समय समय पर कई इलाकों से इसे हटा दिया गया। फिलहाल यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर यानी राजधानी इंफाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में इसे हटा दिया गया है। तो नागालैंड में इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो इसी महीने 4-5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में हुई थी घटना, जिसके बाद नागालैंड के लोग अफस्पा को हटाने की मांग तेज कर दिए हैं। तो अब अफस्पा को नागालैंड से हटाने पर विचार करने के लिए जिस समिति को बनाया गया है उसमें 5 सदस्य, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के सचिव स्तर के अफसर करेंगे। तो इस तरह से इसमें असम राइफल के आईजी और सीआरपीएफ के एक प्रतिनिधि सदस्य भी होंगे और यह समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट भी देगी। अब यह लेकिन मांग तेज हो गई है। अगर अफस्पा हटा तो क्या होगा? तो अफस्पा अगर हटता है तो नागालैंड भी अब शांत क्षेत्र बन जाएगा और सुरक्षा बलों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। जिस तरह भी सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी कर सकता है, किसी पर गोली चला सकता है, हटने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर रियल इस्टेट ओपन टू ऑल। गवर्नमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रियल इस्टेट सभी के लिए खोल दिया गया है। यह पेज नंबर 8 पे आया हुआ है। तो इस तरह से अब भारत का कोई भी नागरिक केंद्र शासित प्रदेश में गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा आपको पता ही है कि 370 हटने के बाद, बंदिशें खत्म होने के बाद निवेश के द्वार खुल गए हैं। सरकार के पास विभिन्न निवेश क्षेत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और मार्च 2022 तक इसका दायरा 60,000 करोड़ तक होने के चांस, यह लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी औपचारिकताओं को एक ही जगह पर पूरा करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को स्थापित किया गया है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी और जवाबदेह की ढांचे की सुविधा के लिए कई पोर्टल लॉन्च किए हैं, जैसे रेरा पोर्टल, हाउसिंग पोर्टल, एकीकृत नीलामी पोर्टल। तो इस तरह के पहल से डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों को उनकी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में मदद मिल सकेगी। यानी यही कह सकते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में अब कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने पुराने 26 कानूनों में कुछ बदलाव किए और कुछ को रद्द किया। तो केंद्र की तरफ से कहा गया है कि नए कानूनों के चलते राज्यों में औद्योगिक विकास का रास्ता खुलेगा, नए स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। तो नए नियम के तहत क्या है कि अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपना मकान, दुकान, कारोबार के लिए जमीन ले सकता है। इस नागरिक के पास जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण होना अब जरूरी नहीं है। इको सेंसिटिव जोन वाले क्षेत्रों में कोई सरकारी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो खेती की जमीन के मालिकाना हक को लेकर अब भी रोक जारी रहेगी। हालांकि कुछ अपवाद इसमें भी लगाए गए हैं, जैसे खेती वाली जमीन गैर कृषि कार्यों के लिए दी जा सकती है, बशर्ते उस पर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाया जाना हो, या फिर हेल्थ केयर सेंटर या स्वास्थ्य सुविधा के लिए जमीन दी जाना इसमें शामिल है। हालांकि इसके लिए भी सरकारी स्वीकृति होना बेहद जरूरी है। यानी नियम यही कहते हैं कि किसी भी भूमि की बिक्री, उपहार, विनिमय किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो सकेगी जो किसान नहीं है, जब तक सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी इसके लिए अनुमति नहीं दे। अगर किसी किसान ने गैर कृषक को अपनी जमीन बेचने, उपहार देने या गिरवी रखने की अनुमति सरकार से ली है तो अधिसूचना में उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। तो अधिसूचना के मुताबिक आवासीय जमीन या अनाज के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जा रही कृषि भूमि भी 400 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह से 5 साल का नियम, तो गैर कृषक जिनके पास भूमि स्थानांतरित की गई है, जो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी 5 साल की अवधि के लिए यह जमीन हस्तांतरित हो सकेगी। हालांकि इसकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार से इजाजत ली जा सकती है और यह 2 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर जमीन के मूल्य का 1% जुर्माना देना पड़ सकता है। और पुराना कानून 2019 से पहले भूमि कानून को लेकर एक अलग व्यवस्था थी। इस वक्त जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र वाला ही व्यक्ति जमीन खरीद सकता था। इसे निवास प्रमाण पत्र स्टे सब्जेक्ट कहा जाता था।
यानी पुराने नियम के मुताबिक किसी भी अन्य राज्य के किसी भी भारतीय को राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। हालांकि मकान, दुकान या कारोबार के लिए पहले पट्टा व्यवस्था यहाँ लागू थी। यानी कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पट्टे के आधार पर जमीन दी जा सकती थी या इसे किराए के आधार पर लिया जा सकता था। तो यह पुराना था, लेकिन अब नया कानून यही कहता है कि अब कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आइए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, जिसे ईपीआर कहते हैं, पर हाल ही में प्रकाशित मसौदा नियमों की जांच करें। यह 250 शब्द का प्रश्न है। यह 15 अंकों का है, तो इसे 250 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण है? समीक्षात्मक मूल्यांकन करें। इस तरह से पहले प्रश्न यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का अवधारणा, यानी इसका विचार क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके तहत 3 जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं उसको बताते हुए मुख्य भाग में 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के नियमन का जो मसौदा है उसके बारे में बताना है। साथ साथ इसके समक्ष जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, इन सब को आपको मध्य भाग में ही लिखना है। और अंत में संक्षेप में उत्तर का सारांश बताते हुए सकारात्मक निष्कर्ष लिखें। और दूसरा प्रश्न है, संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पहले तो उसको आपको संविधान में कहाँ है, अनुच्छेद 19 में है, इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर यह कैसे महत्वपूर्ण है, इसके तत्व क्या हैं, वे कौन से आधार हैं जिन पर इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य के समुचित कार्य के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने का प्रयास करिएगा। आज का अंक यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।